हेलो एवरीवन। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लेसन 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। इंग्लिश में भी ये वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरह से अम्ल और क्षारक विभिन्न धातुओं के साथ अभिक्रिया कर रहा है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। और इससे पहले अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है उसके लिए एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, पार्ट 1। तो वो आप पार्ट 1 वीडियो उसमें देख सकते हैं। उसमें हमने ये जो सूचक है, प्राकृतिक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक, इनके बारे में भी डिस्कशन किया। और छोटी स्मॉल एक्टिविटीज के फॉर्म में उसमें आपको जो है ये सारे रिएक्शंस उसमें दिखाए हुए हैं। तो आप पार्ट 1 का वो वीडियो जरूर देखें। और अब हम स्टार्ट करते हैं कि धातु जो है वो अभिक्रिया किस तरह से कर रहे हैं अम्ल और क्षारक के साथ। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, लवण और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो रही है। उसी तरह से क्षार भी धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस, ऊपर तीर का निशान माने ये गैस है। और इसका नीचे एक अभिक्रिया उदाहरण दी हुई है, HCl जिंक के साथ रिएक्ट करके ZnCl2 जो लवण है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही। तो यहाँ पर हमारा HCl जो है वो अम्ल है, NaOH क्षार है, वो भी जिंक के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है। अब ये जो हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो ये हाइड्रोजन गैस जब बनती है तो हम इसके पास अगर एक जलती हुई मोमबत्ती अगर लेकर आते हैं तो कैसी ध्वनि आती है, पॉप की ध्वनि। तो ये जो है टेस्ट है हाइड्रोजन की उपस्थिति को दर्शाने के लिए। और ये टेस्ट का वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, बिल्कुल क्लियर, उसमें अमेजिंग पॉप की ध्वनि है। तो उस एक्टिविटी का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस निकलने के साथ साथ अब जो अम्ल और क्षारक है वो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल यानी HCl जो है वो धातु कार्बोनेट हमारा हो गया सोडियम कार्बोनेट, उसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, लवण बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कौन सी गैस उत्सर्जित हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो क्षार है वो धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो ये एक और अंतर हमें मिल रहा है अभिक्रियाओं का। उसके साथ साथ ये तो हमने देखा कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के लिए हो गया। HCl जो है वो यहाँ पर हमने बीच में H लगा दिया, NaHCO3, तो ये हमारा बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। ये भी क्या दे रहा है, सॉल्ट दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल दे रहा है। तो जैसे हमने हाइड्रोजन देखा था कि हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप की ध्वनि दे रही है, तो वो एक टेस्ट है हाइड्रोजन गैस के लिए। अब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं। और एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको बता दूं कार्बन डाइऑक्साइड का, जो आप एरिएटेड ड्रिंक्स यानी कि जो ये कैंपा और पेप्सी जो आप लेकर आते हैं उसमें जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो उसका किस तरह से हम उसको पहचान रहे हैं कि उसमें वो ब्रिस्क एफर्वेसेंस जो झाग निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने देखा कि धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, इस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी चूने के पानी में प्रवाहित किया तो कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद अवशेप हमें प्राप्त हुआ। तो ये जो अभिक्रिया है ये क्या दर्शा रही है, ये जो सफेद अवशेप आ रहा है इसका मतलब जो गैस उत्सर्जित हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब अगर हम अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे तो हमारा जो उत्पाद बनेगा वो हो जाएगा CaHCO3 कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि जल में घुलनशील है और फिर से हमें जो है क्लियर सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो ये हमारे ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन का टेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट। अब हम देखते हैं कि अम्ल और क्षार परस्पर आपस में भी क्रिया करते हैं। तो अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, लवण और जल। तो लवण और जल बनते ही अम्ल और क्षारक के गुण खत्म हो जाते हैं। और इस अभिक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अम्ल के गुण खत्म हो गए, यहाँ पर क्षारक के गुण खत्म हो गए और जो लवण बना जो है वो ना तो अम्लीय है और ना क्षारीय है। तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब ये जो यहाँ हम देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये दोनों बनाकर मिलकर बना रहे हैं NaCl। अब NaCl क्या हो गया, NaCl हमारा लवण है, तो ये लवण और जल यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl दोनों ही प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक हैं। तो यानी जो हमारा लवण बनेगा वो कैसा होगा, वो उदासीन लवण होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा अम्ल भी प्रबल है और क्षारक भी प्रबल है। तो यानी कि अम्ल और क्षारक पर निर्भर करेगा कि हमारा जो लवण है वो कैसा है। तो अगर प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षारक है तो अम्लीय लवण होगा, दुर्बल अम्ल है प्रबल क्षारक है तो लवण जो है वो क्षारीय होगा। यानी जो प्रबल है वही उसी तरह का लवण हमें मिलेगा। लेकिन अगर दोनों ही प्रबल हैं
तो हमें जो लवण मिलेगा वो कैसा होगा, उदासीन। क्यों? क्योंकि जो दोनों ही प्रबल है तो वो पूरी तरह से आपस में अभिक्रिया करके जो विलयन है या जो लवण है उसको उदासीन कर देते हैं। और अगर दोनों ही दुर्बल है तो भी हमारा जो लवण है वो उदासीन हमें प्राप्त होगा। तो ये तो हमारी अभिक्रियाएं थी अम्ल और क्षारक की आपस में। अब देखते हैं कि जो अम्ल है वह धात्विक ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि अम्ल जो है वो धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, ये अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया करके CaCl2 बना। अब CaCl2 क्या है हमारा, ये लवण है, ठीक है। और लवण के साथ साथ ये हमारा बनता है यहाँ पर जल, ठीक है। तो ये जो लवण और जल बन रहा है, जैसे अभी हमने देखा था कि अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया कर रहे थे तो क्या बन रहा था, लवण और जल, और उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कह रहे थे। तो यहाँ पर हमारे पास ये अम्ल तो है और ये धात्विक ऑक्साइड है। तो धात्विक ऑक्साइड क्या कार्य कर रही है, धात्विक ऑक्साइड जो है वो क्षार का कार्य कर रही है, तभी तो ये अम्ल और लवण और जल प्राप्त हो रहा है हमें। तो जो धात्विक ऑक्साइड है वो कैसी ऑक्साइड है, वो क्षारकीय या क्षारीय ऑक्साइड है, ठीक है। तो यानी कि धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी है, क्षारीय प्रवृत्ति होती है। जैसा भी मैंने बताया कि अम्ल के साथ यह क्रिया करके लवण और जल प्राप्त हो रहा है। तो और उदाहरण हमें दिया हुआ है जैसे कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इनके साथ भी हम ये अभिक्रिया लिखकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हमने देखा कि अम्ल जो है वो धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहे थे, तो जो क्षार है वो अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो हमारा जो क्षार है जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये अधात्विक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके इसने भी क्या बना दिया, लवण और जल। अब क्योंकि लवण और जल बन रहा है तो जो अधात्विक ऑक्साइड कैसी ऑक्साइड हो गई, ये हमारी अम्लीय ऑक्साइड है। क्योंकि हमें पता है कि लवण और जल कब बनते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करें। तो क्षार तो यहाँ पर हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये ऑक्साइड जो है, ये ऑक्साइड कैसी है, अम्लीय ऑक्साइड है। तो जो अधात्विक ऑक्साइड है वह अम्लीय ऑक्साइड होते हैं और धात्विक ऑक्साइड जो है वो क्षारकीय ऑक्साइड होते हैं। ये याद रखने की बात है। अब एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं कि जो अम्ल की अभिक्रियाएं अभी हमने देखी उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पर अम्ल जो है वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और पानी बना रहा है। धातु के साथ लवण और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। और अम्ल जो है वो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस देता है। धातु ऑक्साइड के साथ क्या दे रहा है, लवण और जल, और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करके लवण और जल दे रहा है। तो ये एक समरी हो गई जो अभी तक हमने सारी अभिक्रियाएं देखी। उसी तरह से क्षार के साथ अभिक्रियाएं भी हम देख रहे हैं। क्षार के साथ भी जो क्षार है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित कर रहा है। धातु कार्बोनेट के साथ जैसे हमने देखा कोई अभिक्रिया नहीं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं। अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है, और अधातु ऑक्साइड के साथ भी लवण और जल हमें प्राप्त होता है। अब अम्ल और क्षारकों में अगर हम देखें तो इनमें समानताएं क्या हैं। जितनी भी जो अम्ल हैं उनमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं। कुछ अम्ल अगर हम यहाँ पर लिखें जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3, ये अलग अलग अम्ल हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो इनमें हम देख रहे हैं कि इनमें सब में हाइड्रोजन उपस्थित है, और जब ये जलीय विलयन में ये टूटेगा तो ये हाइड्रोजन आयंस देते हैं। उसी तरह से सभी क्षारकों में, क्षारक अगर हम लिखें NaOH, उसी तरह से KOH, तो ये क्षारक में भी आप देख रहे हैं OH आयंस हैं, तो पानी में घुलने पर ये OH आयंस देता है। तो जब कोई भी अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो यह तनुकृत हो जाता है, और जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता हाइड्रोनियम आयन या ऑक्साइड के प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। तो यहाँ पर अगर हम एक आसान सा उदाहरण ले, हम कह रहे हैं कि प्रति इकाई आयतन में कमी आ रही है, तो अगर आप नींबू पानी आपने बनाया या नींबू का रस है उसको आपने 1 गिलास पानी में डाल दिया, तो वो जो नींबू की सांद्रता है वो उस 1 गिलास पानी में आ गई, तो पर इकाई आयतन में नींबू कम हो गया। तो और इसको अगर और सिंपल भाषा में कहें तो टेस्ट में वो जो है और इतना खट्टा हमें नहीं लग रहा। अब 1 की जगह अगर हम उसको उसकी 2 गिलास कर दें तो उस नींबू का जो टेस्ट है और धीरे धीरे कम हो रहा है। तो यानी कि उसकी पर इकाई आयतन में उसकी नींबू की कमी आ रही है। अब क्षार तथा अम्ल की प्रबलता, तो किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता कैसे हमें पता चलेगी कि उसके अंदर कितने हाइड्रोजन आयन और कितने OH आयन की संख्या है। तो उनकी संख्या के ऊपर निर्भर करता है अम्ल और क्षारक की प्रबलता, और इसको हम जो है वो एक सार्वभौमिक सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम उसको पहचानते हैं। और यह सूचक क्या कर रहा है कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो विभिन्न सांद्रता है उसको अलग अलग रंगों से प्रदर्शित करता है।
अभी जैसे हम देख रहे थे कि जल के अंदर अगर अम्ल है तो वह क्या दे रहा है, वह हाइड्रोजन आयन दे रहा है, और ये जो हाइड्रोजन आयन है ये पानी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है। उसी तरह से जल की उपस्थिति में जो क्षारक है वो OH आयन दे रहा है। तो यहाँ पर एक प्रश्न भी आता है कि प्रश्न है कि शुष्क, अगर हम बात करें कि शुष्क अम्ल है हमारे पास, कोई सी भी अम्ल दी जा सकती है, तो शुष्क अम्ल जो है वो क्या लिटमस पेपर को जो है नीले लिटमस पेपर को लाल बदलेगी? नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि ये शुष्क है, और जब इसके अंदर हम पानी की कुछ बूंदें ऐड करेंगे तभी यह जो अम्ल है वो लिटमस पेपर के साथ अभिक्रिया करके नीले लिटमस को लाल में बदलती है। तो ये भी कई बार 1 नंबर का प्रश्न इसमें आ जाता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि शुष्क अम्ल जो है वो लिटमस का कलर नहीं बदलती। अब सभी क्षारक जो है वो जल में घुलनशील नहीं होते। जल के अंदर जो क्षारक घुलनशील होते हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? उनको हम क्षार कहते हैं। तो सभी क्षार जो है वह क्षारक है, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं है, क्योंकि सभी क्षारक जो है वो जल में घुलनशील नहीं होते। अब हमने एक बात को और ध्यान रखना है कि जब हम जल के साथ अम्ल और क्षारक को मिलाएं तो हमें सावधानी बरतनी है। और क्या सावधानी बरतनी है? कि हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए। मिलाते हुए उसको लगातार हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह अभिक्रिया कैसी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहां भी हमें एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण मिल रहा है। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, जब हमने जल को अम्ल के अंदर डाला तो यहां पर हमने क्रॉस का निशान लगाया, यानी कि ये तरीका हमारा गलत है। अम्ल को हमें अम्ल को हमें जल में मिलाना है, तो ये हमारा तरीका सही है, इससे एक्सीडेंट के खतरे नहीं हो सकते। तो सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर जो ऊष्मा उत्पन्न हुई है उसके कारण क्या हो रहा है कि मिश्रण जो है वह उछलकर इस जो बीकर है इससे बाहर आ सकता है। तो इससे बाहर आने पर क्या हो गया? एक्सीडेंट हो सकता है, आप जल सकते हैं, और जो है अधिक ताप होने के कारण जो कांच का पात्र है वह भी टूट सकता है। तो ये भी एक प्रश्न आता है कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए या अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जल को अम्ल में डालने से, जब हमने इसी को हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं, तो जब हमने जल को अम्ल के अंदर डाला तो क्या हुआ कि मिश्र जो है वह उछलकर बाहर आ सकता है, और ताप बढ़ने से कांच का जो पात्र है वह टूट सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या है? कि किसी विलयन में जो हाइड्रोजन आयन है उसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल को विकसित किया गया, जिसको कि हम पीएच स्केल कहते हैं। अब यहाँ पर जो पी शब्द है उसका मतलब हो गया पोटेंस, जो कि एक जर्मन शब्द है, और उसका मतलब क्या हुआ? शक्ति। अब जो पीएच की वैल्यू अगर हम देखें, इसकी वैल्यू अगर 7 है तो यह उदासीन है, अगर 7 से कम है तो यह अम्लीय है, और अगर यह 7 से ज्यादा है, अगर इसकी वैल्यू जो है पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो ये कैसा होगा? ये क्षारकीय हमारा विलयन होगा। अब ये स्केल जो है इसकी रेंज है 0 से 14, और अभी हम नीचे देखेंगे इसमें कि 0 से 7 तक अम्लीय है और 7 से 14 तक जो है यह क्षारीय होता है। ये वो हमारे उदाहरण लिखे हुए यहाँ पर जो है HCl H2SO4 HNO3। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे प्रबल अम्ल है, और प्रबल अम्ल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक होती है, और जो दुर्बल अम्ल है जैसे कि एसिटिक अम्ल और H2CO3 कार्बोनिक एसिड, इनमें हाइड्रोजन आयन सांद्रता कम होती है। उसी तरह से अगर हम क्षार में देखें तो क्षार में दुर्बल हमारा क्षार है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और प्रबल क्षार हमारे पास है NaOH, KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो OH की मात्रा जो है वो प्रबल क्षार में अधिक होती है। तो ये जैसे कि अभी हमें पीएच दिया हुआ है 0, तो जब हम 7 से 0 की तरफ बढ़ते हैं तो अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है, और जो पीएच का मान है वह घटता है। पीएच का मान घट रहा है, पीएच का मान घटना मतलब अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, ये ध्यान रखना है हमें इस बात को। उसी तरह से हम 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं तो क्षारक प्रकृति बढ़ रही है, और यहाँ पर ये तो सीधा यहाँ पर क्षारक में तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर सीधा क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है, पीएच बढ़ रहा है तो क्षारक प्रवृत्ति बढ़ रही है। लेकिन अम्ल में हमें ध्यान रखना है कि जो पीएच वैल्यू अगर कम हो रही है तो उतना ही वो अम्ल जो है वो अधिक अम्लीय है। अर्थात यहाँ पर हम एक बात और कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है जब हम 7 से 0 की तरफ जाते हैं। और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं तो जो हाइड्रोजन आयन है उसकी सांद्रता में कमी आती है। अब दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? तो सबसे पहला जो पॉइंट हम देख रहे हैं वह है पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर है उसका पीएच होता है 7 से 7.8।
इसके बीच में हमारा शरीर कार्य करता है। अब हमने देखा कि जैसे बारिश होती है तो हमारे जो वातावरण है उसके अंदर कुछ गैसें घुली हुई रहती हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये गैसें जो वर्षा का जल है उसके साथ अभिक्रिया करती हैं। तो वर्षा के साथ ये अभिक्रिया करके क्या बना रही है, ये अम्लीय वर्षा बना देती है। और ये अम्लीय वर्षा, अब ये वाला पानी कहाँ जा रहा है, ये वाला पानी जा रहा है नदी नालों में। अब वहां पर जितने भी जो हमारे जलीय जीव हैं, अब उन जलीय जीवों को क्योंकि ये पीएच अम्लीय है तो उनको ये नुकसान रहता है कि अम्ल क्या है, एसिड है, तो वह इन जीवों को पनपने नहीं देता। और इनके लिए क्योंकि अम्ल वहां पर ज्यादा हो गया है तो यह जीव जो है वह उसमें जी नहीं पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है, वह खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से जलीय जीव और जंतु जो है वह लुप्त हो जाते हैं अगर पानी का माध्यम ज्यादा अम्लीय हो जाए तो। उसी तरह से अगर हम पौधों में अगर हम देखें तो पौधों का जो है, अगर यही अम्लीय वर्षा अगर जल में, यही जल अगर पौधों में आ गया, जैसे अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट में भी हम बात कर रहे हैं मिट्टी की, तो अगर यह अम्लीय वर्षा कहाँ आ गई, अगर यह मिट्टी में आ गई तो ये क्या कर रही है, उस मिट्टी को कैसा बना रही है, ये अम्लीय बना रही है। तो उसके अंदर हमें क्या डालना है, उसमें हमें जो जो खाद हम डाल रहे हैं वो खाद हमारी कैसी होनी चाहिए, खाद हमारी वैसे भी क्षारकीय ही होती है। तो ये खाद जब हम क्षारकीय उसमें डाल देते हैं तो उसके कारण क्या हो गया कि जो हमारा जो मिट्टी है उसका पीएच बढ़ जाता है। और ये जब मिट्टी का पीएच अधिक हो जाता है तो ये जो है पौधों को नुकसान नहीं देता। तो ये जो हम देख रहे हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, इसके जो प्रश्न है जरूर एग्जाम में आते हैं। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा पाचन तंत्र। अब हमारे पाचन तंत्र में हमने लेसन 6 में हम इसको पढ़ेंगे कि हमारा जो उदर है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होती है जो कि भोजन के पाचन में सहायता हमें करती है। तो अगर अपच हो जाए, है ना, या जैसे आपने अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे भी सुना होगा कि एसिडिटी हो गई, तो एसिडिटी का मतलब कि उदर के अंदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पादन हो रहा है जिसके कारण उदर में दर्द और जलन का अनुभव होता है। तो ऐसे केस में इस दर्द से मुक्त होने के लिए हमें क्या लेना है, हम एंटासिड लेंगे। अब एंटासिड कैसा होता है, वो क्षारक होता है। तो जब हमने एंटासिड ले लिया तो उसने उस अम्ल को उदासीन कर दिया, और उदासीन किया तो क्या हुआ, हमें उस दर्द में आराम मिला। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर ले सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, इसके साथ साथ इनो जो हम लेते हैं, या घर में हमारे मीठा सोडा भी होता है। तो ये सारी जो पदार्थ हैं ये क्या कर रही हैं, ये जो है माध्यम को क्षारकीय कर रही है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। अगर हमारे मुंह का पीएच 5.5 से अगर कम हो जाता है तो दांतों का सड़ना प्रारंभ हो जाता है। तो हमारे जो दांत का जो एनामेल है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, और यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है जो जल में तो नहीं घुलता, लेकिन अगर मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो यह संक्षारित होना शुरू हो जाता है। और जो हमारे मुंह का पीएच जो है वह जो 5.5 से कम कैसे हो रहा है कि अगर हमारे मुंह के अंदर हमारा भोजन लगा रह जाए तो वह सड़ने लगता है और उसके पीएच को कम कर देता है। तो हमें जो दंत मंजन यूज करना है वो हमारा दंत मंजन कैसा होना चाहिए, क्षारकीय दंत मंजन होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। तो यहाँ पर आत्मरक्षा मधुमक्खी कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें जो है मधुमक्खी ने डंक मारा ही होता है, या अगर मच्छर है वह भी काटता है तो एक दर्द और जलन का अनुभव होता है, तो वहां पर यह एक अम्ल छोड़ता है। तो उस अम्ल के ऊपर अगर हम बेकिंग सोडा लगाएं तो उससे हमें आराम मिलता है। तो ये फिर से हम कह रहे हैं कि ये बेकिंग सोडा क्या है, ये क्षार है और ये अम्ल को उदासीन करता है। तो ये तो बात हो गई पशुओं की। अब अगर हम पौधे की बात करें तो नेटल एक पौधा है, तो ये नेटल भी मेथनोइक अम्ल छोड़ता है। और जब हम अगर इस पौधे को पकड़ लेते हैं या हमारा हाथ लग जाता है तो ये पौधा भी मेथनोइक अम्ल दे रहा है, जिसके कारण मेथनोइक अम्ल हमारे शरीर पर छोड़ रहा है तो हमें दर्द या जलन का अनुभव हो रहा है। और यहाँ पर जब अगर हम इसके ऊपर डाक पौधे की पत्ती अगर रगड़ें तो जो है वह क्या हुआ, वह उदासीन हो जाएगा, क्योंकि इस पौधे की पत्ती में जो है क्षारक प्रवृत्ति होती है। या उसके साथ साथ अगर हम मीठा सोडा भी लगाएं तो वह भी जो है इसको न्यूट्रलाइज करता है। अब ये जो हमने देखा कि मधुमक्खी है या जो ये नेटल पौधा है, तो ये अम्ल क्यों छोड़ रहे हैं, अपनी आत्मरक्षा के लिए ये अम्ल का उत्सर्जन करते हैं ताकि ये अपने आप को बचा सकें। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो लवण है उनका पीएच क्या है। अभी पहले हमने देखा था कि लवण 3 प्रकार के भी हो सकते हैं, उदासीन लवण है, अम्लीय है और क्षारकीय। तो उदासीन लवण का मतलब है उसका पीएच 7 है, जो अम्लीय है उसका पीएच 7 से कम है, और जो क्षारकीय है उसका पीएच 7 से अधिक है। तो ये लवण हमने पहले भी देखा था कि उदासीन लवण कैसे बना, अगर दोनों ही प्रबल है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक, या दोनों ही दुर्बल है
तो हमारा लवण उदासीन होगा। अगर अम्ल प्रबल है और क्षारक दुर्बल है तो अम्लीय लवण है। और तीसरा, अगर हमारा जो क्षारक है वह प्रबल है और अम्ल दुर्बल है तो हमारा जो लवण है वह क्षारकीय लवण होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि साधारण नमक से हमें कौन कौन से रासायनिक पदार्थ मिल रहे हैं। तो पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है विरंजक चूर्ण, तीसरा है बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये 5 रसायन हमें साधारण नमक से प्राप्त हो रहे हैं। इनको एक एक करके हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम क्लोराइड का अगर हम जलीय विलयन लें, जिसको कि हम लवण जल कह रहे हैं, उसके अंदर अगर विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कह रहे हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एनोड के ऊपर हमें क्या मिल रहा है, एनोड के ऊपर हमें क्लोरीन गैस मिल रही है और यहाँ पर साइड में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्षार भी प्राप्त हो रहा है। तो क्योंकि क्लोरीन मिल रही है और क्षार प्राप्त हो रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो अब इनके उदाहरण और इनके जो उपयोग है वो भी हम देखते हैं कि हमें जो है इनके उपयोग क्या क्या है। तो जो क्लोरीन गैस हमें प्राप्त हुई वो क्लोरीन गैस मिली हमें एनोड के ऊपर और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, और कैथोड के पास हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन प्राप्त हुआ जैसा कि अभी हमने देखा। और अभिक्रिया हमारी क्या है, सोडियम क्लोराइड जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस देती है। तो यहाँ पर जो हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई, इस हाइड्रोजन गैस का उपयोग क्या क्या है, यह ईंधन के रूप में यूज हो रही है और मार्गरीन के रूप में इसको हम यूज कर रहे हैं। उसके साथ साथ क्लोरीन जल की स्वच्छता में, पीवीसी और सीएफसी में इसका उपयोग हो रहा है। HCl इस्पात की सफाई में और औषधियों में यूज हो रही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम कर रहे हैं धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन में और कागज बनाने के लिए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इनके यूजेस, इनके उपयोग क्या क्या। अब फर्स्ट हमने देखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड है हमारा विरंजक चूर्ण। जैसा कि हम देख रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और जल दे रहा है। तो ये जो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है ये इसका वैज्ञानिक नाम है या रासायनिक नाम है और जनरल नेम इसका है विरंजक चूर्ण। तो इस तरह से हमें ये विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। इस विरंजक चूर्ण के उपयोग क्या क्या है? वस्त्र उद्योग में सूती और लिनन जो वस्त्र है उनका विरंजन यानी कि ब्लीच करने में हम इसका यूज कर रहे हैं। कागज है, कागज की जो लुगदी है या लकड़ी का मज्जा है उसके विरंजन में, विरंजन या ब्लीच माने उसको और ज्यादा उसमें सफेदी लाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। और रासायनिक उद्योगों में यह एक उपचायक के रूप में यूज होता है। पीने वाला जो पानी है उसमें जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए ये रोगाणुनाशक के रूप में भी यूज होता है। अब थर्ड हमारा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में कैसे मिल रहा है? सोडियम क्लोराइड जब जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ अभिक्रिया करती है तो हमें बेकिंग सोडा प्राप्त होता है और ये एक दुर्बल क्षारक है। जब हम किसी भी खाने के पदार्थ में, जैसे आपको याद होगा या आपने मम्मी को देखा होगा कि छोले भटूरे बनाते समय जो आटा है उसमें जो है सोडियम बाइकार्बोनेट या मीठा सोडा उसमें थोड़ा सा डाला जाता है या इनो भी कई बार हम डाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया में जब इस पदार्थ को हमने घोला उसमें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यही हमारा जो प्रोडक्ट है उसको कैसा बना रहा है, स्पॉन्जी और नरम बनाता है। जो बेकिंग पाउडर है उसमें इसका हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज कर रहे हैं। बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल मिलकर बेकिंग पाउडर बना रहा है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुई है इसके अंदर, जैसा कि अभी मैंने कहा कि खमीर उठ जाता है, जो चाहे वो ब्रेड है या अगर हम उसको डोसा बना रहे हैं या इडली है या फिर हमारा जो है केक्स बन रहे हैं उसमें भी वे कैसे हो जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं। ये एक एंटासिड का संगठक है और इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्नि शामक में भी किया जाता है। तो ये इसके सारे जो उपयोग हैं और इन उपयोगों के आधार पर ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें हर एक उपयोग याद होना चाहिए। तो फोर्थ हमारा है धोने का सोडा। धोने का सोडा जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये किसके काम आ रहा है, धोने में। तो ये हमें कैसे प्राप्त हो रहा है, जब हम सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करते हैं तो हमें धोने का सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट, इसमें 10 जल के अणु मिलकर ये धोने का सोडा बनता है। तो इसका उपयोग कहाँ है, जैसे कि हम बात करें धोने के लिए तो ये घरों की साफ सफाई में इसका यूज हो रहा है। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में इसका यूज हो रहा है। बोरेक्स के उत्पादन में भी जो है इसका उपयोग होता है। उसके साथ साथ जल में जो स्थायी कठोरता है उस स्थायी कठोरता को हटाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब लास्ट हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है हमारा, ये जो हम देख रहे हैं CaSO4 हाफ H2O, ये हमारा है POP माने प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जब, जैसा कि हम देख रहे हैं, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये हमें जिप्सम प्राप्त होता है। तो जिप्सम क्या है, एक ठोस पदार्थ है और POP एक सफेद चूर्ण है जिसमें कि जब हम पानी मिलाते हैं तो ये जिप्सम में बदल जाता है। यह जो अभिक्रिया है यह है रिवर्सिबल अभिक्रिया है।
अब इसके उपयोग देख लेते हैं हम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर, जैसे आपने देखा कि कहीं अगर कोई हड्डी टूट जाती है तो उस हड्डी को सही जगह पर स्थिर करने के लिए भी जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वह यह पीओपी का है। और कई जगह हमने मार्केट में भी देखा है कि खिलौने बनाने में या सजावट का सामान बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक हम देखते हैं, क्रिस्टलन का जल। जैसा कि अभी हमने उदाहरण देखा था सोडियम कार्बोनेट में, जहां पर कि 10 जल के अणु हैं, उसी तरह से कॉपर सल्फेट में 5 जल के अणु हैं। और यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं कैल्शियम सल्फेट में 2, जो अभी हम बात कर रहे थे जिप्सम की, जहां पर कि 2 जल के अणु यहाँ पर हमें देखने को मिले थे। तो ये जो हमें अणु नजर आ रहे हैं जल के, इनको हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। होप स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको क्लियर होगा। इस वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी जब रेडी हो जाएगी तो उसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले चैप्टर को जरूर स्टडी करें और इसको लाइक ज़रूर करें, औरों के साथ शेयर करें, उनकी हेल्प करें, और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।